नमस्कार, कैसे हैं आप सभी हमारे न्यूज मित्र। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्य पर सत्ता से, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको एक ऐसे ईमेल को डिकोड करेंगे। पहले एक ऐसे ईमेल को हम डिकोड करेंगे जिसने कई घंटे तक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हजारों माता पिता की सांस अटका दी, क्योंकि इस ईमेल में बच्चों के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी है, दिलों में जिहाद वाली भाषा है और आग की लपटों में डालने वाला षड्यंत्र है। अब कैसे इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है, यह भी देखेंगे। फिर वोटिंग के आंकड़ों में देरी और विपक्ष के हेराफेरी वाले आरोपों पर सत्ता की राजनीति गूंजी। पहले चरण के 11 दिन और दूसरे चरण के 4 दिन के बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग का फाइनल डेटा जारी कर दिया है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है इतनी देरी क्यों हुई और वोट प्रतिशत इतना बढ़ कैसे गया। फिर कांग्रेस पर पीएम के नए सियासी हमलों वाली वीडियो रील। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान मेरा अपमान करना है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी और इस बार विपक्ष और कम सीट पर सिमट जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आज पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल से रिहा हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा हुआ था, वरना जमानत नहीं मिलती। क्योंकि धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए इस बार उनकी पत्नी जौनपुर से चुनाव लड़ेंगी। वैसे अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, यह अब तक क्लियर नहीं हो पाया, और वो भी तब जब 3 तारीख को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। वैसे सूत्रों के अनुसार कल कर्नाटक में राहुल और खड़गे की रैली है और इस रैली के बाद दोनों की बातचीत में फाइनल फैसला हो सकता है। वैसे टीवी स्क्रीन के अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की पॉलिटिक्स में एंट्री जरूर फाइनल हो गई है। आज रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हो गई और कहा, जब विकास के महायज्ञ को देखा तो महसूस हुआ कि इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और आर्थिक फ्रंट पर एक शुभ समाचार, सरकार ने अप्रैल 2024 में जीएसटी से रिकॉर्ड 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह अब तक का किसी भी महीने में जुटाया गया सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। सालाना आधार पर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में करीब 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया, सबको हिला के रख दिया, डरा के रख दिया, भयभीत करके रख दिया। सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं सबसे चौंकाने वाली खबर है जिसका संबंध देश के करोड़ों माता पिता से है। इस खबर में बम से उड़ाने की धमकी है, माता पिता की चिंता है, परिवारों का डर है और सबसे खतरनाक बात, इस पे जिहाद वाली आग का जिक्र है। ध्यान से सत्ता की इस कुंजी को देखिएगा, ये तस्वीरें देखते रहिए। आज का दिन दिल्ली एनसीआर के माता पिता के लिए कितना चिंताजनक, तनावपूर्ण रहा, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ईमेल करके स्कूल के बच्चों के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई। आज सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में एक ईमेल आया। शक यह है कि मेल वाला यह खेल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से किया गया है। इस ईमेल में जिहाद वाली चिंगारियां थी, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मची थी। स्कूलों से फोन आने लगे, माता पिता से कहा गया कि तुरंत अपने बच्चों को वापस घर ले जाइए और स्कूल बस का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को तुरंत वापस घर भेजने का फैसला लिया गया। यह घटना दिल्ली एनसीआर की जरूर है, लेकिन पूरे देश में जिसने भी इस खबर के बारे में सुना, पढ़ा या देखा, वो डर गया, भयभीत हो गया। वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता करने लगा। कई सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठे। पहला सवाल यह है कि धमकियों से भरा जिहादी ईमेल किसने किया? ईमेल के डोमेन का रूस से क्या कनेक्शन है? क्या आईएसआईएस के आतंकियों के टारगेट पर स्कूल हैं? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस अब आईएसआईएस क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आईएसआईएस के जरिए दहशत फैला रही है? और एक सवाल यह भी है कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में आपको मिलने वाले हैं। जांच में पुलिस को क्या मिला, ईमेल वाली धमकी का कनेक्शन रूस से कैसे जुड़ा, सबका जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की है। साथ में ईमेल की धमकी भरी भाषा को डिकोड भी करेंगे। दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों को मिली धमकी वाले ईमेल में 4 चौंकाने वाले कोड वर्ड हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी साजिश है। 4 कोड वर्ड्स में पहला है जिहाद की आग, दूसरा है आईएसआईएस मॉड्यूल, तीसरा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। देखते जाइए
और चौथा, यह बड़ा चिंता करने वाला है, रूस, जो इस ईमेल के सर्वर की लोकेशन को लेकर चर्चा में है। पहले जिहाद की आग वाले कोड वर्ड को उस ईमेल से डिकोड करते हैं, जिसके जरिए आज सुबह सभी स्कूलों में धमकी दी गई और दहशत फैलाई गई। ईमेल के एक एक शब्द में नफरत का बारूद भरा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए आखिर कोई ऐसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ईमेल में लिखा गया कि हवा में उड़ाकर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, शरीर को चीर देंगे, गर्दन और चेहरे को फाड़ देंगे, आग की लपटों में डाल देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है। हमारे दिलों में जिहाद की आग जला दी गई है। सोचिए, ये शब्द उन मासूम बच्चों के लिए लिखे गए जिन्हें शायद काफिर, जिहाद की आग, टुकड़े टुकड़े जैसे शब्दों से कोई मतलब नहीं है। दरअसल उनके दिमाग में शब्द ही नहीं है। वैसे तो ईमेल में और भी काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन ये 7 शब्द आईएसआई और आईएसआईएस वाली साजिश को समझने के लिए पर्याप्त है। अब सिर्फ 150 सेकंड में देखिए आज कैसे दिल्ली से नोएडा तक स्कूलों में सनसनी रही। उसके बाद ईमेल के रूस वाले कनेक्शन को डिकोड करेंगे। द्वारका इंटरनेशनल स्कूल में बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। देखिए इनके हाथ में क्या क्या है, और ये देखिए स्कूल में अंदर तलाशी लेने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं। तो बम स्क्वाड टीम है जो कि जांच करने के लिए जा रही है। देखिए स्निपर डॉग्स जो हैं वो भी उनको भी लेकर यहाँ पर टीम पहुंची है, और अंदर बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं। वो तस्वीर देखिएगा, कितने छोटे बच्चे बैठे हैं अंदर, और अंदर इंतजार कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का। और बम स्क्वाड टीम पहुंची, अंदर तलाशी लेगी, अंदर जाँच करेगी एक एक जगह की। कैसे कि स्कूल की तरफ से क्या कहा गया? जी फोन करेगा, बताया गया कि है ना बच्चे को ले जाइए। क्या था उसमें, क्या मैसेज दिया, फोन किया, क्यों ले जाइए, क्या कुछ बताया? सिक्योरिटी रीजन से बंद बता रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन बताया हमें तो। सिक्योरिटी रीजन बताया। सिक्योरिटी रीजन से उनका स्कूल बंद है आज, अब बच्चे को ले जाइए आप। नोएडा सेक्टर 30 के दिल्ली पब्लिक स्कूल के भीतर की तलाशी के बाद अब स्कूल के बाहर जो ग्राउंड है उसकी तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, कोई विस्फोटक ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉम्ब स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो एक एक जगह की तलाशी ले रहे हैं। जो ओपन एरिया है, जो ग्रीन एरिया है, जहाँ बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, जहाँ पर कार पार्किंग है, इन तमाम जगहों की तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ता जो है वो अंदर तलाशी ले रहा है। ये मैं डीपीएस का हाल आपको दिखा रही हूँ। अंदर देखिए बाहर से गेट बंद है और अंदर तलाशी चल रही है। इंस्पेक्टर सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं। और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन और प्रिकॉशन बेसिस पे हमने सारे स्कूल्स चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, शांति रखें। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन कहीं कोई सत्य नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उन बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो खुद सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। भारत ने एक नया मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन अब वक्त है ईमेल के डोमेन को डिकोड करने का, जिसमें RU लिखा है। यहीं से खुफिया एजेंसियों को यह शक हुआ और यह सवाल भी उठने लगे कि कैसे इस साजिश का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर रूस तक फैला हुआ। कुछ सवालों और जवाबों के साथ इसे सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, पहले आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिस ईमेल आईडी से धमकी दी गई वो क्या है। तो आपको बता दें, पुलिस की ओर से बताया गया है
की ईमेल आईडी है स्वारिम SAWARIIM @mail.ru। इसी से सभी स्कूलों को धमकी मिली थी। इस ईमेल में एक शब्द है स्वारिम। आपको बता दें इसका मतलब क्या है और इसके संकेत क्या है। स्वारिम एक अरबी शब्द है। स्वारिम का इस्तेमाल साल 2014 में ISIS कर रहा है। साल 2014 से इसका इस्तेमाल हो रहा है। दावा है कि इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ISIS इसका इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे में आशंका यह भी है कि यह साजिश भी इसी का एक हिस्सा हो सकती है। अब रूस वाले राज को आपके सामने रखते हैं। इस ईमेल के डोमेन में .ru लिखा है। RU डोमेन का मतलब है रूस। सूत्रों की माने तो जहां से ये ईमेल आया उसका सर्वर रूस में है। अब आपको बता दें कि आज सभी स्कूलों को एक साथ और एक वक्त पर एक जैसा ईमेल मिला था। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि रूस के सर्वर से ही सारे स्कूलों को यह ईमेल भेजा गया था। अब प्रश्न है ISIS या फिर ISI चाहती क्या है? इन संगठनों का मकसद क्या है? अब तक की जांच के आधार पर खुफिया एजेंसियों की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इनके दो मकसद हैं। पहला मकसद चुनाव के दौरान हिंदुस्तान में अस्थिरता लाना है। दूसरा मकसद हिंदुस्तान के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश है। हालांकि साजिश चाहे कितनी भी बड़ी हो, धमकी चाहे कोई भी हो, भारत सरकार, पुलिस, प्रशासन हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, जिसका सबूत आज दिल्ली NCR में देखने को भी मिला। जैसे ही ईमेल वाली धमकी की शिकायत हुई, दिल्ली पुलिस सारे स्कूलों में पहुंची, एक एक क्लासरूम को चेक किया, छाना, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की गई। सुबह से ही पूरे प्रोटोकॉल के साथ धमकी वाले इस ईमेल को डिफ्यूज किया गया। आज सुबह धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने अलग अलग समय पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए कई टीमें लगाई। धमकी के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए, स्कूलों को खाली कराया गया, बच्चों को तत्काल घर भेज दिया गया। अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु पुलिस को नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान और ISIS की तरफ से बड़े षड्यंत्र का शक है। ऐसा लगता है कि आगे इस मामले में जांच से कुछ बड़े तथ्य सामने आएंगे। लेकिन सत्ता में अब अपने बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में बैठे डर और आशंकाओं को खत्म करने के लिए अफवाह नाशक कुंजी खोलने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यह डर उस कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर है जिसका फॉर्मूला तैयार करने वाली फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के एक कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात मानी है। हमने कल आपको इस पर एक विस्तृत कुंजी दिखाई थी, लेकिन आज पार्ट 2 में आपको ऐसे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो अब भी आपको परेशान कर रहे हैं। और इसके लिए हमने देश के कई बड़े हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत की है, क्योंकि हमारी कोशिश है आपके मन में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का कोई संदेह या शक शुबा ना रहे। जैसे एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा शक यह है कि क्या आए दिन जो साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं उसकी वजह वैक्सीन है, या फिर क्या कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो सच यह है कि इसका अब तक कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है और यह अभी भी गहन शोध का विषय है। लोगों के मन में एक सवाल ब्लड क्लॉटिंग को लेकर भी है। क्या वैक्सीन लेने से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं? तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना इंफेक्शन की वजह से शरीर के कई हिस्से प्रभावित हुए और पोस्ट कोविड इफेक्ट की वजह से भी शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की आशंका है। यानी यह जरूरी नहीं है कि वैक्सीन से किसी के शरीर में खून के थक्के जमने लगे। इस पर एक्सपर्ट्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये संभावना जो थी और ये घटना घटी है 2021 में, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया है, तो आज की तारीख में हम सब लोग 3 डोजेस ले चुके हैं और हम सब लोग सुरक्षित हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी लोगों को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और वो बिल्कुल इस तरह से मैं कहूँ कि महफूज रहें कि किसी भी तरीके की उनको बीमारी होने की शंका नहीं है वैक्सीन की वजह से। और अब देखते हैं कोविशील्ड पर सत्ता की इस अफवाह नाशक कुंजी का अगला सवाल क्या है और उसका सच क्या है। इस देश में कोविशील्ड की करीब 175 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों को दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है, क्या वाकई उन्हें परेशान होने की जरूरत है? तो इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 10 लाख लोगों में से शायद किसी एक को वैक्सीन से जानलेवा जोखिम हो सकता है।
यानी बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीन से सुरक्षा मिली है। अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता भी है तो वो बहुत ही दुर्लभ मामले होते हैं, यानी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ वैक्सीन या किसी ड्रग से जो है कुछ अच्छे इफेक्ट भी होते हैं, बुरे इफेक्ट भी होते हैं। तो जैसे ब्लड क्लॉटिंग होना या कभी कभी जो है क्लॉट न भी होना, ऐसा भी हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, वह जो है बिल्कुल ही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो ये सब होता है। ये किसी भी वैक्सीन से हो सकता है और ये बड़े रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। उन्होंने भी जो कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि रेयर साइड इफेक्ट है और ये होता है। जो इस टाइप के इफेक्ट होते हैं वैक्सीन देने से, वह करीब 20 से लेके हर 10 लाख में 70 के बीच में अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग जो अभी तक जितने एविडेंस जनरेट हुए हैं। और अब सत्ता की कुंजी का अगला और सबसे जरूरी सवाल, क्योंकि ये उस डर से जुड़ा हुआ है जो इस वक्त करोड़ों लोगों के मन में है। जैसे क्या अब भी कोविशील्ड का किसी के शरीर पर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? तो इसका जवाब सुनकर आपको बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में सामने आ जाते हैं। और क्योंकि वैक्सीन लगवाए हुए 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, इसीलिए अब रिस्क नहीं है और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे कोविशील्ड से भले ही किसी के शरीर पर साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन वैक्सीन वाली खबर सामने आने के बाद सियासी साइड इफेक्ट दिखने जरूर शुरू हो गए हैं। मौका चुनाव का है, इसीलिए नेता देश में हर मुद्दे पर बहुत तीव्र गति से राजनीति कर रहे हैं। इस बार यह काम किया समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। इस पर 80 सेकंड की यह रील देखते हैं। पिछले 2-3 सालों में ऐसे हजारों वीडियो YouTube, WhatsApp के माध्यम से हमने देखे, जिसके अंदर जवान हष्ट-पुष्ट स्वस्थ लोग डांस करते करते गिर गए, गुजर गए। ये चिंताएं लोगों के मन में पिछले 2 सालों से है। सरकार का यह दायित्व है कि वो जनता के लिए अब युद्ध स्तर पे काम करे। क्या टेस्ट हैं जो लोग कराएं? वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी जिन पे वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है और सरकार ने लगवाई। तो आज जिन लोगों ने लगवाई उन पे भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। पूरी दुनिया जब कोविड की महामारी से त्राहिमाम कर रही थी, तब भी अखिलेश यादव गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे। तब भी अखिलेश यादव लोगों को भरमाने का, बरगलाने का और लोगों के जीवन को संकट में डालने का प्रयास कर रहे थे जब वो भाजपाई वैक्सीन बता रहे थे। और अब फिर गलत तथ्यों के आधार पर जानबूझ करके तोड़ मरोड़ करके फिर अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसका खतरा कम होता जाएगा। इनिशियल फेज में ज़्यादा रहता है। लोगों को करीब 2 साल हो गए वैक्सीन लगे हुए, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जिनको खतरा था भी वो बहुत ही रेयर था, यानी कि बहुत से ज़्यादा लोगों को होता, तो रेयर था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे सत्ता में आज सियासत की भी कई मिसाइलें चलने वाली हैं जिनकी राजनीतिक रेंज बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले एक ऐसे मिसाइल सिस्टम की बात कर लेते हैं जिसने भारत के हथियारों वाली सत्ता को और ज्यादा प्रबल और प्रचंड बनाने का काम किया है। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम आ गया है जिसका नाम ही स्मार्ट है, SMART। विस्तार से बताऊं तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। आज इस स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का परीक्षण सफल हो गया है। आज सुबह 8:30 बजे ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया और इसी के साथ DRDO ने अपनी कामयाबी की एक और मिसाइल लॉन्च कर दी है। ये देखिए जरा, जो पूरी तरह स्वदेशी है और इसमें आत्मनिर्भर सत्ता वाले गुण हैं। लेकिन इस सुपरसोनिक मिसाइल का सिर्फ नाम ही स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसका काम भी बहुत स्मार्ट है, जिसके बारे में आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। पहले जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, अगर आप उसको देखें तो आप क्या समझेंगे, ये देखिए जरा। समझिए 10 वो बातें जो इस मिसाइल को स्मार्ट के साथ साथ बेहद खतरनाक भी बनाती हैं। अब तक किसी टॉर्पीडो को सबमरीन, शिप या फिर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता था, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान को एक ऐसा
सिस्टम मिलने वाला है जिसमें जमीन से भी टॉर्पीडो लॉन्च किया जा सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि दुश्मन की सबमरीन को टारगेट करने के लिए अब अपनी सबमरीन या शिप को उसके इलाके में या उसके करीब भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब अपने ही तटीय इलाकों से दुश्मन देश की सबमरीन को आसानी से अटैक किया जा सकेगा। यानी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से समंदर में दुश्मनों की पनडुब्बी को तबाह करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यह सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड से किसी पनडुब्बी को तलाश करेगा और उसे सुपरसोनिक स्पीड से खत्म भी करेगा, क्योंकि क्रूज मिसाइल के जरिए टॉर्पीडो लॉन्च किया जाएगा। इससे टॉर्पीडो का निशाना और ज्यादा सटीक और अचूक हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन से लॉन्च करने की क्षमता होने के से इस सिस्टम की रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रूज मिसाइल से टॉर्पीडो लॉन्च होने की वजह से इसे डायरेक्शन भी आसानी से बदलने में मदद होगी। इस मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता करीब 643 किलोमीटर तक होगी। अपने साथ ये 50 किलोग्राम विस्फोटक साथ ले जाने में सक्षम होगा, जबकि मिसाइल के साथ 20 किलोमीटर रेंज वाला टॉर्पीडो लॉन्च किया जा सकेगा। चलिए, अब आपने जो देखा, इसके बाद उन टॉर्पीडोज की बात करते हैं, उन मिसाइल्स की बात करते हैं जो अभी चुनावों में और पॉलिटिकल फ्रंट में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर हमलावर है। सत्ता के स्टीयरिंग को राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जहां विवाद चुनाव आयोग पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ और दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन दोनों चरणों की वोटिंग के अंतिम आंकड़े को चुनाव आयोग ने कल जारी किया। आंकड़े जारी करने से पहले तक विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे थे कि इतने दिन हो गए, चुनाव आयोग अंतिम आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहा है। कल चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल और 26 अप्रैल दोनों दिनों में डाले गए वोटों का फाइनल आंकड़ा दे दिया। इसके मुताबिक पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। यानी पहले चरण के 10 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद यह आंकड़ा आ गया। लेकिन इसमें विवाद यह है कि चुनाव आयोग ने पहले जो आंकड़ा दिया था उसमें पहले चरण में 62.37% वोटिंग दिखाई गई थी और दूसरे चरण में 60.96% मतदान हुआ था। दोनों चरणों में पड़े वोटों के अंतिम आंकड़े में काफी अंतर है, यह करीब 4 से 5% तक का है। विपक्ष अब इसी मुद्दे पर राजनीतिक तापमान बढ़ाने की कोशिश में है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। सीपीएम नेता सीताराम येचूरी ने कहा कि इतनी देर से आंकड़े जारी किए गए, नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है। इसके बाद टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने दूसरे चरण की वोटिंग में करीब 6% की बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है, क्या ये सामान्य है? कांग्रेस पहले से कह रही है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली स्वीकार्य नहीं। कुल मिलाकर वोटिंग के आंकड़े देर से जारी करने पर विपक्ष के दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि वोटिंग के आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई। दूसरा सवाल यह कि वोटिंग वाले दिन के आंकड़े और अंतिम आंकड़े में इतना अंतर कैसे आ गया। $11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented, and unacceptable. We hope this will not be repeated in the third phase, fourth phase, fifth phase, sixth phase, seventh phase. जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आंकड़ा रखता है तो उसको कई बार चेक किया जाता है, एक प्रोसेस होता है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, वो जब आंकड़ा सामने आए तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। मैं समझता हूं ये बार बार आरोप लगाना, सवाल उठाना संवैधानिक संस्थाओं पर, ये दर्शाता है कि अंदर से घमंडिया कितना हताश, कितना निराश, बौखलाया हुआ है। প্রায় 19 লক্ষর মতো ভোটার মেশিন মিসিং আছে অনেক দিন ধরে।
যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো নিজের ইচ্ছা মতো লোকের ভোট পাল্টে দিয়ে নিজেদের মেশিন ঢুকিয়ে দিচ্ছেন? এটা আমার সন্দেহ। এই সন্দেহটা যাতে মানুষের মধ্যে না হয় সেই জন্য ইলেকশন কমিশনকে আমরা বলবো মানুষের সন্দেহটা দূর করুন। বিজেপি কমিশন হয়ে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আপনাকে নিরপেক্ষ কমিশন হিসাবে কাজ করা দেখতে চায় ভারतवर्षের জনগণ। वैसे आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत के तय होने की एक प्रक्रिया है जिसमें ईवीएम में पड़े वोटों का काउंट रिटर्निंग ऑफिसर लेता है। वो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देता है। वो सारे ईवीएम को मिलाकर औसत निकालता है और इस डेटा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देता है। फिर वो बाकी जगहों के आंकड़े का औसत निकालकर केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजता है जहां अंतिम डेटा तैयार किया जाता है। आखिर ईवीएम से डाले जा रहे वोटों के प्रतिशत की जानकारी मिलने में इतना समय क्यों लग गया? चुनाव विश्लेषक और लंबे समय से चुनाव की प्रक्रिया को देखने वाले प्रोफेसर संजय कुमार से हमने इस पर बातचीत की। उनका कहना है कि जिस दौर में वोटिंग मशीन नहीं थी तब भी उसी दिन अंतिम आंकड़े जारी हो जाते थे, लेकिन अब देर हो रही है। बात सामान्य तो नहीं है। पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को ख़त्म हुआ और आमूमन अगर 2-3 दिन में तो अपडेट्स होते हैं, क्योंकि कई बार दूर दराज के इलाकों में चुनाव जब होता है तो उसके आंकड़े तुरंत नहीं आ पाते हैं, तो थोड़ी अपडेटिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत लंबा समय है जिसके बाद चुनाव आयोग ने टर्नआउट के फिगर्स दिए हैं। क्यों इतनी देरी हुई? लेकिन ये देरी जो है ये मतलब मुझे तो थोड़ा सा कम समझ में आती है कि भाई इतनी देरी क्यों हुई, क्योंकि कितना है कितने पोलिंग स्टेशन होंगे और पूरी ईआरओ के पास और आरओ के पास पूरी एक बहुत बड़ी टीम होती है डाटा एंट्री की, डाटा वगैरह की। तो वो क्यों, जहाँ तक मुझे लगता है कि संभवतः इतनी देर इसलिए होती है कि जब इलेक्शन में पोल हो जाता है तो मशीनरी में एक थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है कार्य के प्रति। इसको मैं यही समझ सकता हूँ कि पोस्ट इलेक्शन शिथिलता का ही एक कारण होता है। वोटिंग के आंकड़ों को जारी करने में हुई देरी वाली खबर के बाद अब देश के एक अनोखे चुनाव की बात करते हैं, जहां एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव से नाम वापस ले लिया तो उस पार्टी ने नन ऑफ द अबव यानी नोटा को अपना उम्मीदवार बना लिया है। ओके, तस्वीर देखिए, इनकी वजह से हुआ है। अगर आप सत्ता के न्यूज मित्र हैं और इसे नियमित रूप से देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम इंदौर की बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी समय में अपनी लोकेशन बदल ली और अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का संकट यह है कि अक्षय कांति बम के आखिरी समय में नाम वापस लेने के कारण इंदौर में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा है। इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं वो लोगों से नोटा का बटन दबाने की अपील करेंगे, छोटी छोटी सवाएं करेंगे और नोटा पर वोट देने की बात समझाएंगे। नोटा के पक्ष में वोटिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा। सोचिए, अगर कांग्रेस नोटा के समर्थन में प्रचार करेगी तो कैसा दृश्य होगा कि उसके नेता घर घर जाएंगे और लोगों से नोटा का बटन दबाने को कहेंगे। रैलियों में नोटा का बटन दबाने के लिए भाषण दिए जाएंगे। अब तक आपने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते देखा होगा। इस बार इंदौर के चुनाव में जनता को नोटा वाला यह नया अनुभव होगा। वैसे कांग्रेस का यह भी आरोप है कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब उम्मीदवार कैप्चर हो रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के हमले का जवाब दिया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ना ही नहीं चाहता था, तो हम क्या करते। मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, हमारा तो फार्म निकल गया, पंजा है ही नहीं उसमें। पर हम इंदौर के तो हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन हैं। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। बड़े आश्चर्य की बात है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी उन्हें नहीं मिल रहा। अब कह रहे हैं हम नोटा का समर्थन करेंगे। कांग्रेस लोकतंत्र को कलंकित कर रही है, कांग्रेस ऐसा कर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। यह सही है कि कांग्रेस की हार निश्चित थी। इंदौर के अंदर पहले भी हमने रिकॉर्ड बनाया, 5,47,000 से इंदौर में भाजपा जीती है। इस बार भी हम 8 लाख का रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे, कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई।
नोटा की वैसे प्रत्याशी की और तरफ से स्वीकृति है नहीं। आप समझ लीजिएगा कि सारे के सारे मतदाता नोटा प्रेस करते हैं और किसी एक प्रत्याशी को एक वोट मिल जाता है, फिर भी वो प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया जाता है। नोटा सिर्फ यही कहता है कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं है। वैसे देखें तो इंदौर में बीजेपी की हसरत अधूरी रह गई। सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार जिस तरह से निर्विरोध चुना गया, वैसा इंदौर में नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों का नॉमिनेशन भी वापस कराना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे संभव नहीं होने दिया। निर्दलीय और दूसरे दलों के उम्मीदवार भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनसे अपना नाम वापस लेने का दबाव बनाया। उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर मिले थे, लेकिन वो नहीं माने और आज इंदौर में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। एक छोटी सी रील देखिए और उन दावों को सुनिए जो निर्दलीय उम्मीदवारों ने किए। नाम वापसी के अंतिम दिन तमाम प्रकार के लोगों द्वारा मुझे नाम वापसी के लिए प्रलोभन दिए गए। उनका तो यही कहना था कि भाई आप बोलिए क्या चाहिए आपको, हम मदद करते हैं, हमारे साथ आइए। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी का मैं सिपाही हूँ। मुझे फ़ोन भी लगाए और लालच भी दिया गया, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं चुनाव मेरे लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग है, उसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आपके प्रति बहुत श्रद्धा है हमारी, और आपको चुनाव लड़ते देखना हमको जरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप बैठ जाइए। हमारे एक प्रस्तावक को जरूर उन्होंने और लाए थे, वो उस पर दबाव डाला, उन्होंने उसको लालच भी दिया कि मुख्यमंत्री से मंच पर सम्मान कराएंगे और तुम प्रस्तावक से वापस ले लीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटा के लिए वोट डालने के लिए किसी एक शहर में कहा जा रहा है और लोग जो है इन्फ्लुएंस होकर कई और शहरों में डाल दिया, फिर क्या होगा सोचिए जरा। वैसे नोटा के समर्थन में प्रचार करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर नोटा को शंकर लालवानी से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस इसे नैतिक जीत जरूर कह पाएगी, लेकिन नियम के मुताबिक अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को ही विजय घोषित किया जाता है। यानी नोटा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ एक शोपीस की तरह है जो दिखता तो है, लेकिन उसकी मौजूदगी से नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर नैतिक अनैतिक वाली बहस के पीछे सियासत के मेकअप रूम में बहुत कुछ हो रहा है और कांग्रेस के लिए इंदौर की सियासी सूरत अच्छी नहीं है।